हेलो गाइस, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वीडियो लेक्चर सीरीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइरल मॉडल की। स्पाइरल मॉडल हमारा एक एसडीएलसी मॉडल होता है जो कि सपोर्ट करता है रिस्क हैंडलिंग को, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं अपने वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल को। उनके अंदर ये रिस्क हैंडलिंग का फीचर नहीं होता है और स्पाइरल मॉडल के अंदर यही खासियत होती है कि ये रिस्क हैंडल्स कर सकता है। दूसरा, स्पाइरल मॉडल जो होता है ये सिस्टमैटिक और इटरेटिव अप्रोच प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है वाटरफॉल मॉडल का और इटरेटिव मॉडल का। ठीक है, ये बेसिकली बेस्ड होता है स्पाइरल के आइडिया पे। स्पाइरल का आइडिया मतलब हर इटरेशन जो होगा स्पाइरल का वो स्टार्ट होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग से और एंड होगा हमारा क्लाइंट रिव्यूइंग या मेंटेनेंस से। Means each iteration of spiral starts with requirement gathering and analysis, design, implementation, testing and ends with client reviewing। ये आप जब इसका डायग्राम देखेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। ये बेसिकली इसका डायग्राम है। बेसिकली इसके 4 फेजेस होते हैं स्पाइरल मॉडल के। ठीक है, पहले फेज में क्या हो रहा होता है? पहले फेज में हमारा पहला फेज होता है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन का और आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। पहले फेज में हम क्या कर रहे होते हैं? पहले पेज में हम सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस जो हो रहे होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा बेसिकली उसको, या मींस पर्पस जो है हमारा साइकिल का, उसको हम डिटरमाइन कर देते हैं। जो इसका दूसरा फेज है उसमें क्या हो रहा होता है? उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड रिजॉल्व देम। इस फेज के अंदर हम बेसिकली रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको रिजॉल्व कर देते हैं। थर्ड में हम उसका एक नेक्स्ट वर्जन बनाते हैं प्रोडक्ट का, है ना, जो कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद जो इसका एक नेक्स्ट वर्जन बनेगा उसको हम बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद हम उस वर्जन जो हमने बनाया है उसको हम रिव्यू करते हैं और एक नेक्स्ट प्लानिंग कर देते हैं नेक्स्ट फेज के लिए। रिव्यू एंड प्लान फॉर नेक्स्ट फेज। जब हम एक एक करके पढ़ेंगे ना इन चारों को तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहला फेज के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द साइकिल। बेसिकली हम इसमें ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जो साइकिल है उसका पर्पस क्या है। उसके बाद हम बेसिकली बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाल करके देते हैं और उनको प्रपोज करते हैं। मींस ठीक है, इस फेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं? सब बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उनको हम प्रपोज करते हैं। उसके बाद उस सॉल्यूशंस को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी वो हम गैदर करते हैं कस्टमर से। ठीक है, ये सारा फेज इसके अंदर, सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही होती हैं फर्स्ट फेज के अंदर। दूसरा फेज क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड रिजॉल्व देम। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड रिजॉल्व देम। इसमें क्या करते हैं? जो भी हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस आए हैं उनको हम इवेल्युएट करते हैं और एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल करके दे देते हैं। और उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला है उसके साथ रिस्क कौन कौन से हैं उनको भी हम देखते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, और जब ये सारा काम कर लिया जाता है तो उसके बाद हम एक प्रोटोटाइप बना देते हैं। बेसिकली ये हो रहा होता है इस सेकंड फेज के अंदर। भाई हमारे पास एक मान के चलिए हमारे पास 4 सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, उसमें से हमने बेस्ट निकाल लिया। अब उस बेस्ट को देखेंगे कि उसके साथ क्या क्या हमको रिस्क देखने पड़ सकते हैं। उन रिस्क को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको रिजॉल्व कर देंगे। ये सारी चीज़ें हम सेकंड फेज के अंदर कर रहे होते हैं और उसके बाद एक प्रोटोटाइप बना के दे देते हैं। अब फोर्थ फेज को देखते हैं। भाई फोर्थ फेज के अंदर क्या कर रहे होते हैं? थर्ड फेज में हम नेक्स्ट वर्जन को डेवलप करते हैं। मीन्स जो हमने प्रोटोटाइप बना लिया है उसके बेसिस पे हम डेवलपमेंट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर का और फिर उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, ये बेसिकली हमारा थर्ड फेज के अंदर हो रहा है। चौथे फेज के अंदर क्या हो रहा था? चौथे फेज के नाम से समझ जाएंगे आप, रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। भाई इस फेज के अंदर हम कस्टमर जो होता है उसके पास जब हमारा सॉफ्टवेयर जाता है वो उसको एवेल्युएट करता है, उसकी खामियों को निकालता है, उन सब चीज़ों को देखता है और उसके बाद कस्टमर के एवेल्यूएशन के बाद जब वो हमसे सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम एक नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि दोबारा से हम प्लान करेंगे एक नया सॉफ्टवेयर बनाने की। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसी सॉफ्टवेयर में हम कुछ ना कुछ
ऐड करेंगे और दोबारा से वही लूप के वे में ऐसे गोल 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 ये सारे फेसेस दोबारा से घूमेंगे। ठीक है, ये बेसिकली हमारा स्पाइरल मॉडल होता है। अब ये स्पाइरल मॉडल को यूज़ कब किया जाता है ये हम देखते हैं। स्पाइरल मॉडल को तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास प्रोजेक्ट बड़ा हो और प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क ज़्यादा हो। दूसरा, रिक्वायरमेंट जो हमारी हैं वो अनक्लियर हैं। जो हमारा कस्टमर है वो क्या चाहता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, वो सब हमारे लिए अनक्लियर हो, तभी ये यूज़ होता है। तीसरी चीज़, जब रिक्वायरमेंट्स टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं कस्टमर की, तब इसको हम यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास प्रोजेक्ट बहुत बड़े हों और उनका बजट बहुत ज़्यादा हो, तब हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पाइरल मॉडल जैसे कि आपने देखा ही होगा, मैंने दिखाया था, इसमें सारे फेजेस इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, इन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन होगा, उसके बाद रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा और फिर रिव्यू होगा। ये ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है। चलिए अब बात करके इसकी एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है हमारे स्पाइरल मॉडल की? सबसे फर्स्ट जो एडवांटेजेस की क्या है वो है रिस्क हैंडलिंग। जो हमारे वाटरफॉल मॉडल था और प्रोटोटाइप मॉडल था, उसके अंदर रिस्क हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, रिस्क हैंडलिंग का फीचर ही नहीं था। इसके अंदर रिस्क हैंडलिंग का फीचर है, इसीलिए ये इसकी एक बेहतरीन एडवांटेज बन जाती है। दूसरा है, ये लार्ज प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और जब रिक्वायरमेंट्स हमारी बार बार चेंज हो रही होती हैं उसके लिए भी ये फ्लेक्सिबल है। मीन्स गुड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स एंड फ्लेक्सिबल इन चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। थर्ड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये बहुत अच्छा देता है, क्योंकि भाई कस्टमर के लिए ही हम बना रहे हैं और कस्टमर इसमें बहुत इजीली सेटिस्फाई हो सकता है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं। और इसके अंदर एक रिस्क हैंडलिंग फीचर भी है और ये बेसिकली जब रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं तो उसके साथ फ्लेक्सिबल होता है और दोबारा से उन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। इसीलिए ये इसकी एडवांटेजेस होती हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या क्या है? ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और एक्सपेंसिव तो होता है क्योंकि भाई हाई बजट प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है ये। इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता क्योंकि जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक हम इसके ऊपर काम करते ही रहेंगे। ये इसका डिसएडवांटेज होता है। थर्ड क्या है? इसका रिस्क एनालिसिस जो होता है, अगर भाई हमको रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं तो उसके लिए हमको एक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है और वो मिलना काफ़ी हद तक कभी कभी बहुत दिक्कत आ जाती है। इसलिए इसका रिस्क एनालिसिस जो है वो एक्सपर्टीज़ अवेलेबल मांगता है और ये बेसिकली स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज, क्योंकि सब्सक्राइबर्स यार बहुत ज़रूरी हैं। प्लीज़ सपोर्ट।